नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आप सब लोग को मैं इस बायोलॉजी की स्पेशल क्लास में हर एक दिन एक नए डोज के सिलसिले में लेकर हाजिर होता हूं। एक नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं, सही है, और आपको कुछ ना कुछ नए जानकारियों को देता हूं आपके तक, सही है। आइए मैं फिर से आप जिक्र करता हूं, मैं आज एक नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, सही है। आज मैं आपको दिखाता हूं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, सही है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, मैं इसके ऊपर जिक्र करूंगा, सही है। वैसे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे तो इसके अंदर जो है मतलब इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, औसत केंद्रक इसको हम लोग कहते हैं, सही है, औसत केंद्रक। और अगर मान लीजिए यूकैरियोटिक के ऊपर बात करूं तो यूकैरियोटिक के अंदर देखिएगा ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कहते हैं सत्य केंद्रक पाया जाता है। ये दोनों में बेसिक अंतर होता है, सही। इसमें देखेंगे तो कोशिकीय अंगक में झिल्ली जो होती प्राय नहीं होती है, और इसमें अगर देखा जाए यूकैरियोटिक सेल में तो कोशिकीय अंगक के अंदर जो है वह झिल्ली जो है मतलब हर एक अंगक के अंदर जो है कुछ ना कुछ झिल्ली पाई जाती है, सही है, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड के रूप में हो या मान लीजिए फिर सिंगल मेम्ब्रेन के बाउंड के रूप में हो, सही है। तो ये बेसिक दो अंतर जो होता है ये रहता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। मैं वैसे एक एक अंग व अंग एक एक रूप में मैं बता रहा हूँ, से अंतर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर सेल ऑर्गेनेल्स की मैं बात करूँ, सही है, तो पहले सेल ऑर्गेनेल्स में अगर आप देखेंगे तो कोशिका भित्ति है, पहले की मैं बात कर रहा हूँ कोशिका भित्ति। आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में जो है कोशिका भित्ति को इंग्लिश में हम लोग सेल वॉल कहते हैं, सही है, सेल वॉल जो देखिएगा आप प्लांट सेल में भी और कुछ बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल पाए जाते हैं। तो देखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है एमिनो अम्ल की बनी होती है, क्या चीज, सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल में एमिनो अम्ल की बनी होती है। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल में चले जाएंगे तो पादप कोशिका में यह सेलुलोज की बनी होती है, पादप कोशिका में यह सेलुलोज की बनती है, किंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्राय मतलब हम लोग में जो है जंतु कोशिका में प्राय सेलुलोज नहीं पाया जाता है, सेलुलोज सिर्फ जो है प्लांट सेल में ही पाया जाता है, सही है, जो सेलुलोज की बनी होती है। और हम लोग में देखते हैं तो हम लोग में जो है मतलब ह्यूमन की बात करूं, सही है, तो उनके सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन मतलब पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल मिस्टेक से ना लिखे, सही है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका के आकार को बनाए रखता है, तो ये काम करता है। देखिएगा यूकैरियोटिक सेल में अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बात मैं प्लाज्मा कला के बारे में करता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन, सही है, कोशिका झिल्ली हम लोग कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, सही है। देखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह उपस्थित होता है और बड़ा ही सरल होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह उपस्थित होता है और बहुत ही सरल होता है। वही देखिएगा यूकैरियोटिक कोशिका में यह उपस्थित होता है पर जटिल होता है, सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है पर सरल होता है, एकदम सिंपल रहता है, सही है। और जब यूकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे तो ये मतलब बहुत जटिल होता है, सही है। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी बहुत बात किया, सही है। आप साइटोलॉजी में आप जाएंगे, सही है, पीछे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लिंक दिए हुए हैं, सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आप उसको देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से काम करता है। हम लोग में जंतु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी जटिल होती है, सही है, जिनका अलग अलग मॉडल दिया जाता है, सही है, मैंने पीछे बनाया, आप पीछे जाकर देख सकते हैं आराम से, सही है। चलिए मैं तीसरी बात करता हूँ, अंतःपरद्रव्य जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहते हैं। अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूं तो ये अनुपस्थित होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राय नहीं रहता, सही है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखेंगे तो यह उपस्थित रहता है। यूकैरियोटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, सही है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था कि आपको ये पाथवे का काम करता है, सही है। जब शरीर में प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है, ले जाने का काम करता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं अगर चौथे बात करूं तो चौथा है गोल्जी का, जिसको हिंदी में गोल्जी का कहते हैं, इंग्लिश में चलेंगे तो गोल्जी बॉडी कहते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, सही है। तो ये संरचना होती है। देखिएगा प्रोकैरियोटिक में गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होता है, एब्सेंट रहता, नहीं पाया जाता है। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में जो है गोल्जी बॉडी उपस्थित रहेगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। राइबोसोम की मैं बात करता हूं, से राइबोसोम कैसा रहता है, अगर कोशिका अंग के ऊपर रचना में गुण पे देखते चले ऑर्गेनेल्स के रूप में, से तो राइबोसोम देखेंगे 70S का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का सेबारबर्ग यूनिट रहती है, से तो 70S का राइबोसोम पाया जाता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे तो 80S का राइबोसोम पाया जाता है, 80S का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये बेसिक अंतर है। चलते मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जागिरी कहा जाता है, सही है, कोशिका का, सही है। तो आप देखेंगे
ये राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, सही है, ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, सही है। तो ये देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्राय नहीं पाया जाता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल की हम लोग बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मैं तीसरे अगर बात करूं लाइसोसोम को इंग्लिश में मतलब लाइसोसोम ही कहते हैं, सही, वैसे इनको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सही, सुसाइडल बैग कहलाता है लाइसोसोम, चूंकि यह सेल को जो है मतलब नष्ट कर देता है, बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। लाइसोसोम देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है, लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। वही हम लोग के कोशिका में यूकैरियोटिक सेल में जंतु कोशिका में ये देखिएगा उपस्थित रहता प्रायः। रिक्तिकाएं की बात करते हैं, रिक्तिकाओं को हम लोग इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं, सही है, वैक्यूल या रसधानी भी कहते हैं, सही है, रसधानी भी कहते हैं। तो देखिएगा तो रसधानी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में रसधानी अनुपस्थित होती है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, सही है। वहीं देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में माने केवल पादप कोशिका में जो ये कोशिकाओं में उपस्थित होती है। इस तरह से वैसे जंतु कोशिका में भी रसधानियां पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी होती है, सही है, प्राय एकदम इतनी छोटी छोटी होती है, सही है, कभी कभी नहीं भी पाई जाती है, सही है। तो ये संरचनाएं रहती है। पादप कोशिकाओं में बेसिकली रसधानियां जो होती है, वैक्यूल जो होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, सेल के मध्य में स्थित रहती है, सही है, और खाली संरचना में, सही है, जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करती है, सही है। और ये देखिएगा पादप कोशिका में से विभिन्न प्रकार के मतलब देखिएगा गैसेस का एक्सचेंज करने में, या मान लीजिए वाटर को मतलब रिजर्वायर करने के लिए भी जो है उपयोग करता है। ये पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। वैसे आप देखें अगर 9वां स्टेज पर अंतर देखा जाए तो केंद्रक कला होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में जाएंगे तो इसमें उपस्थित रहता है, सही है। हम लोग के कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, सही है, बिना झिल्ली के हम लोग नहीं रहते बल्कि झिल्ली के रहते हैं, सही है। अगर 10वां नंबर हम लोग बात करें केंद्रक रस की मैं बात करता हूँ, सही है, केंद्रक रस मतलब क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म की मैं बात करता हूँ, सही है। सेल के बाहर जो संरचना रहता है वो साइटोप्लाज्म, और सेल के अंदर जो केंद्रक में संरचना पाई जाती है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो केंद्रक रस जो है मतलब कोशिका रस देखा जाए तो कोशिका द्रव से भिन्न नहीं होती है, सही है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म से भिन्न नहीं होती है, लेकिन अगर ये यूकैरियोटिक सेल में बात करूं कोशिका द्रव से केंद्रक कला द्वारा भिन्नता रहती है। मतलब केंद्रक कला में और केंद्रक के बाहर तथा केंद्रक के अंदर देखा जाए तो जो केंद्रक रस होता है वो थोड़ा सा भिन्न रहता है, सही है। दोनों का अलग अलग जो है कोशिका रस पाया जाता है और केंद्रक रस भी अलग अलग रहता है। अब देखिएगा अगर 11 नंबर की बात करूं, सही है, तो अनुवांशिक पदार्थ में अंतर, सही है। आप देखिएगा प्रोकैरियोटिक में डीएनए या आरएनए उपस्थित रहता है, वहीं मान लीजिए यूकैरियोटिक की अगर हम लोग बात करें तो यूकैरियोटिक में केवल डीएनए उपस्थित रहता है, यूकैरियोटिक सेल में केवल डीएनए उपस्थित रहता है, सही है, हम लोग के सेल में, ठीक है, जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। मैं अनुवांशिक पदार्थ की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आरएनए नहीं रहता है, सही है, हमारे अंदर आरएनए भी रहता है, सही है, पर डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए और आरएनए उपस्थित रहता है और ये अनुवांशिक पदार्थ के रूप में हो सकता है कार्य करे, और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा। गुणसूत्र देखेंगे, सही है, तो केवल कहता है एकल संरचना वाला होता जो डीएनए या आरएनए से बनती है। गुणसूत्र एकल संरचना वाला होता, सही है, और डीएनए से बन जाए या फिर मान लीजिए आरएनए से गुणसूत्र का निर्माण होता है, सही है। अगर इसमें देखेंगे प्रोकैरियोटिक में, अगर मान लीजिए यूकैरियोटिक में देखा जाए तो यह एक से अधिक संख्या में होती है जो डीएनए से प्रोटीन को बनाता है, सही है, सही बात है, डीएनए से बनता है। अगर वो से ट्रांसक्रिप्शन कर दे तो वो बन जाएगा एमआरएनए, और एमआरएनए का ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो बन जाता है प्रोटीन। तो डीएनए तथा मतलब ये देखिएगा मैंने ये गुणसूत्र की बात की, तो यह एक से अधिक होते हैं और डीएनए तथा प्रोटीन को भी बनाते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन को भी बनाते हैं, सही है, ये रहता है। केंद्रिका में बात करता हूँ, केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलस होता है, सही है, न्यूक्लियोलस वैसे सब मैं बताया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। न्यूक्लियोलस केंद्रिका ये अनुपस्थित होता प्राय प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहेगा। वही हम लोग के जंतु कोशिका में जो है मतलब यूकैरियोटिक सेल में ये प्राय पाया जाता है। अगर सेंट्रियोल की बात करूं 14 नंबर सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक सेल में भी अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो है सेंट्रियोल उपस्थित रहता है, और सेंट्रियोल के कारण ही जो है कोशिका विभाजन में हमें
मदद मिलता है। सही, अगर सेंट्रियोल न रहता तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में मतलब कोशिकांग के आधार पर मैंने अंतर बताया दिखाया। वैसे मैं एक सस्ता सा भी दिखाता हूँ। सही, आप देख लीजिए बड़ा ही इजी वे में। सही है, मतलब प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक जंतु कोशिका के विशेष पर मैं अंतर दिखाया हूँ आपको। सही है, आप देखेंगे पहला अंतर, सामान्यतः यह आकार में छोटा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल से लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। वही अगर देखेंगे जंतु यूकैरियोटिक कोशिका सामान्यतः आकार में बड़ा होता है, लगभग 5 से 100 म्यूएम माइक्रोमीटर व्यास का ये पाया जाता है। सही है, अगर आप दूसरी बात करो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक क्षेत्र केंद्रिकीय झिल्ली से घिरा रहता है, नहीं होता है। सही है, केंद्रक क्षेत्र जो है केंद्रिकीय झिल्ली से नहीं घिरा होता। सही है, अगर मान लीजिए इसकी मैं बात करूं जंतु यूकैरियोटिक कोशिका की। सही है, तो जंतु में देखेंगे केंद्रक द्रव केंद्रिकीय झिल्ली द्वारा घिरा रहता, मैंने बताया था आपको पहले भी। सही है, केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा हम लोग में, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा। मात्र एक गुणसूत्र होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। सही है, और यहां देखेंगे तो एक से अधिक गुणसूत्र होता है। यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक गुणसूत्र होगा। इसमें देखिएगा केंद्रिका नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और इस यूकैरियोटिक सेल में केंद्रिका पाई जाती है, ये केंद्रिका पाई जाती है। अगर पांचवा बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्लियों से बनी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। सही है, जो कोशिकीय अंगक होते हैं उनमें झिल्लियां नहीं रहती, नग्न होते हैं प्रायः। सही है, इसलिए कहते हैं कि झिल्लियों से बनी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। जो भी झिल्लियों से बने कोशिकांग नहीं पाए जाते, इनमें देखिएगा तो झिल्लियों से बने हुए कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि झिल्लियों से बना हुआ कोशिकांग मतलब देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका के बाहर जो मतलब कोशिकीय अंगक जो होते हैं उनमें झिल्लियां रहती, तो इनमें जो है कोशिका झिल्लियां प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिकीय झिल्लियां जो है नहीं पाई जाती है। कोशिका का जो अंग होता है उनमें झिल्ली नहीं पाई जाती। लेकिन अगर जंतु कोशिका में देखेंगे तो जंतु कोशिका में जो भी कोशिकांग बनते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल बनते हैं, उन सब में झिल्ली पाई जाती है। ये देखिएगा। अगर मैं छठा बात करूं तो ये 6वें नंबर में है कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर देखिएगा तो कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। विखंडन मतलब होता फिजन करना या टूटना होता है, मुकुलन मतलब बर्डिंग होता है। बर्डिंग के द्वारा या मान लीजिए मतलब फिजन के द्वारा जो है जीव कोशिका अपनी संख्या को बढ़ा लेता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगा तो यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे कोशिका विभाजन समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन विधियों द्वारा होता है। समसूत्री को इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में देखिएगा एक सेल से 2 सेल बनेंगे। अर्धसूत्री मतलब होता है मियोसिस। मियोसिस में आप देखेंगे एक सेल से 4 सेल बनता है। सही है, माइटोसिस में दोनों सेल सर्वाइव करता है, पर मियोसिस सेल डिवीजन में देखिएगा सेल जो है सिर्फ एक मतलब सर्वाइव करता है और तीन सेल जो है वो डिजेनरेट होता है, खत्म हो जाता है। तो इसमें देखिएगा जंतु कोशिका में जो है कोशिका जब विभाजन करता है तो वो समसूत्री या अर्धसूत्री दोनों विधियों द्वारा विभाजन प्राय कर लेता है। वही अगर मैं बात करूं 7वां नंबर की बात करूं, सही है, मैंने ये ऊपर में सही है 7वें नंबर की मैं अगर बात करूं, सही है, तो आप देखेंगे कि डीएनए कोशिका द्रव में स्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। वहीं यूकैरियोटिक सेल में देखिएगा डीएनए केंद्रक में स्थित होता है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए केंद्रक में और इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कोशिका द्रव में स्थित रहेगा। 8वां अगर बात करूं लास्टली, सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। वही यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे जंतु कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहेगा। सही है, उपस्थित रहता है। तो ओवरऑल मैं ये उसमें पीछे मैं आपको जो दिखाया था अंतर से उनमें कोशिकांग के आधार पर बताया था, सेल ऑर्गेनेल के आधार पर अंतर मैं बताया था लगभग, और इसमें जो है मैं पूरा और थोड़ा सा साफ कर दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सही है, तो मैं इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल और जंतु कोशिका का यूकैरियोटिक सेल इनके दोनों के बीच जो है अंतर को मैंने बताया। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझोगे। बहुत सुंदर मैंने ये नोट बनाया से तैयार किया हूँ। से आप देखिए इसको समझिए अच्छे से। सही, विशेष कोई दिक्कत हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही है, मैं उसका फिर से आंसर दूंगा, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा लेके। सही है, वैसे आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही है, यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके आने वाले हर एक नोटिफिकेशन से आपके तक पहुंचता, आसानी से आप देख पाते हैं उन चीज़ों को। सही है, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। वैसे आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।